किन मुद्दों को ध्यान में रखकर हमें वोट करना है? मतदान एक बहुत बड़ा डेमोक्रेसी का पर्व है या डेमोक्रेसी का एक फाउंडेशन है। देश के प्रतिनिधि को चुनना है तो लोगों को देश के प्रति देखना चाहिए था ये लोकशाही जिंदा रखेंगे कि नहीं रखेंगे। जो पार्टी सत्ता में है और जो पार्टी या जो कैंडिडेट को वोट देना है उसके लिए ये सोचो कि कहाँ हमारा इम्प्रूवमेंट हुआ है, कहाँ हमारा खराबी हुई। लेकिन देश के मतदाता के सामने विकल्प नहीं है। विकल्प नहीं होता है, वैसा कभी हो ही नहीं सकता है। नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। चारों ओर अब लोकसभा का माहौल देश भर में बनता जा रहा है। चुनाव की तारीखें भी अब डिक्लेयर हो गई है। 19 अप्रैल से 1 जून तक वोटिंग पीरियड होगा। 7 चरणों में देश भर में चुनाव कराए जाएंगे। गुजरात 7 मई को वोट डालेगा और सभी 7 चरणों में जो वोटिंग की जाएगी उसकी मतगणना होगी 4 जून को। यानी 19 अप्रैल से 4 जून तक फिर एक बार हम लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व मनाने जा रहे हैं। और जब कोई भी त्योहार होता है, हमारे यहाँ लोकतंत्र का ये त्योहार ही होता है जिसे हम मतदान प्रक्रिया कहते हैं। और जब त्योहार होता है, हर सदस्य उसमें बढ़ चढ़कर उत्साह के साथ हिस्सा लेता है। फिर एक बार जब लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व भारत मनाने जा रहा है, तब हम सबको उसमें उत्साह से बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना है। और हिस्सा लेना कैसे है? हिस्सा लेना ऐसे है कि हमें अपनी सहभागिता दिखानी है। हमें वोट तो करना ही है, लेकिन किसे वोट करना है, सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण सवाल हमेशा यही होता है। और वीएनएम के जरिए हम हमेशा चुनाव जब भी आते हैं उससे बहुत वक्त पहले से आपको ये अवेयर करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार देश के मुद्दे क्या है, देश का जनप्रतिनिधि कैसा होना चाहिए, देश का प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए, राज्य का मुख्यमंत्री कैसा होना चाहिए, आपके इलाके का सांसद कैसा होना चाहिए, ताकि आपकी समस्याएं और आपकी समस्याओं का हल आपको फौरन मिल सके। 5 साल के लिए जब हम सरकार बनाने जा रहे हैं, देश में सरकार बनाने जा रहे हैं, राज्य में सरकार बनाने जा रहे हैं और यहाँ तक कि वडोदरा में सरकार बनाने जा रहे हैं, तब हर एक जागरूक मतदाता को अपनी बातें फिर एक बार सोचने का और समझने का वक्त आ गया है। वीएनएम पर तो ये मुहिम जब तक चुनाव चलेगा तब तक चालू ही रहेगी। अलग अलग वर्ग के लोग, अलग अलग तबके के लोग आपके समक्ष आएंगे और आखिरकार किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाना चाहिए और आपका जनप्रतिनिधि कैसा हो, उस पर अपनी अपनी राय रखेंगे, ताकि हमारे जैसे लोग भी सोच सके कि हाँ, ये सही है, इन मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए और हमारा जनप्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए। आज वडोदरा शहर के 2 बुद्धिजीवी मेरे साथ है। वडोदरा शहर के जाने माने डॉक्टर अशोक मेहता हमारे साथ है और वडोदरा के जाने माने एडवोकेट शैलेश अमीन हमारे साथ है। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। वडोदरा के एक डॉक्टर और एक वकील, उनसे मैं बात करने वाली हूँ कि आखिरकार वो क्या सोचते हैं राजनीति के बारे में, देश में जो माहौल चल रहा है उसके बारे में, और आखिरकार किन मुद्दों को ध्यान में रखकर हमें वोट करना है। सबसे पहले मेहता साहब के पास चलूंगी। सर, क्या सोचते हैं? वोटिंग प्रक्रिया अब जब तारीखें भी ऐलान हो चुकी है, तब हर एक व्यक्ति को फिर एक बार सोचने का, समझने का वक्त आ गया है कि आखिरकार हमें क्या करना है। सबसे अहम मुद्दा है जो आपने बताया कि भारत में ये मतदान एक बहुत बड़ा डेमोक्रेसी का पर्व है या डेमोक्रेसी का एक फाउंडेशन है। तो सबसे पहले वो वोटर्स को, मतदाता को ये सोचना चाहिए कि ये डेमोक्रेसी सही मायने में जीवित कैसे रहे, जीवित रखनी चाहिए। तो वो मगज में होगा तो बाकी सवालों का जवाब अपने आप मिल जाएगा। अभी अगर मुद्दे की बात करें, क्योंकि ये मैंने इसलिए बता रहा हूँ कि आजकल एक बड़ा प्रश्न आ रहा है सभी के मन में कि हिंदुस्तान में, भारत में लोकशाही धीमे धीमे कम हो रही है। और वो मानने की वजह भी सही है, क्योंकि आज हम जब देखते हैं छोटे तालुका लेवल से ऊपर संसद तक देखते हैं, कोई भी डिपार्टमेंट का काम देखते हैं, चाहे वो फॉरेन मिनिस्ट्री हो, चाहे रोड ट्रांसपोर्ट हो, चाहे कोई भी हो, रेलवे हो, तो हर जगह, हर चुनाव या हर मुद्दे पे सिर्फ पीएम मोदी, पीएम मोदी, पीएम मोदी। ठीक है, पीएम मोदी एक सशक्त नेता है तो उनका वो रहना चाहिए, पर इसका मतलब वो नहीं है कि इतना बड़ा देश और इतनी बड़ी सब एक्टिविटीज सिर्फ मोदी के नाम पे चलेगी। हर एक चीज का अपना अपना नजर वो रहता है, अलग अलग। तो ऑफ कोर्स ये संसद का इलेक्शन है, इसलिए मोदी को वेटेज मिलेगा। और बात भी वही चल रही है कि अभी ये इलेक्शन जो है वो ना कोई पक्ष के साथ नहीं है, सिर्फ मोदी, इवन भाजपा भी नहीं लड़ रही है, सिर्फ मोदी लड़ रहे हैं और मोदी के सामने जो कोई भी है पक्ष वो लड़ रहे हैं।
तो हमारा मानना है कि ये गलत है। हम चीन और रशिया नहीं है कि वहाँ जहाँ चीन और रशिया में सब जानते हैं कि अमेंडमेंट करके या वो करके वन मैन वन पार्टी या वन नेशन वन पार्टी कर दिया। तो हिंदुस्तान में अगर सही में डेमोक्रेसी रखनी है तो वो सोचना चाहिएगा कि भाई सिर्फ एक नाम पे वो करिश्मा किसी कारण वो मेस्मरिज्म है या हिप्नोटिज्म है या जो भी कुछ है, तो वो सबसे पहले जरूरी है। अभी अगर मुद्दे की बात करें, सही में लोग अपने दिल से मुद्दे पूछे कि क्या सही में 10 साल खत्म होने वाले हैं ये सरकार का, लोकसभा पार्लियामेंट इलेक्शन के, सेंट्रल गवर्नमेंट के, तो सबसे पहले वो सोचना चाहिए कि सही मायने में करप्शन कम हुआ है कि बढ़ा है। करप्शन 100% बढ़ा है और वो भी छोटे लेवल पे भी बढ़ा है। वो सबसे बहुत चिंता की बात है। अभी तक वो करप्शन छोटे लेवल पे कम था या नहीं था, बड़े लेवल पे कुछ चलता था। तो वो करप्शन सबसे बड़ी चीज है। उसका भी नजरिया हम बता सकते हैं कि भाई जो कोई भी ईडी है, सीबीआई है, आईटी डिपार्टमेंट है, वो इतने ओवर एक्टिव हो रहे हैं, इतने ओवर एक्टिव हो रहे हैं, होना चाहिए जहां भी करप्शन है तो। पर सिर्फ वो देख रहे हैं कि सिर्फ नॉन बीजेपी लोगों के ऊपर ही वो कुछ भी एक्शन ले रहे हैं। आज कोई भी प्रेस मीडिया या कोई भी ऑफिशियली गवर्नमेंट अथॉरिटी भी बता दे कि चलो हमने भाजपा के साथ जुड़े हुए लोग या भाजपा के नेताओं के पे भी ये कार्रवाई की, वो हार्डली 0.1% होगी शायद मेरे हिसाब से। तो वो डिफरेंस दिखता है कि करप्शन ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ नॉन बीजेपी वाले ही कर रहे हैं। करप्शन सभी जगह होता है राजनीति में, उसको कम करना है। उसके बाद अगर देखें तो सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी, अच्छा है, पर दूसरी पार्टी जो है तो उसका कुछ अहम रहे, उसका कुछ वेटेज रहे। और बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी अगर बीजेपी को डिफेक्टर्स को वेलकम करते हैं, सिर्फ कार्यकर्ता के तौर पे नहीं पर एमएलए, एमपी, मिनिस्टर को वेलकम करते हैं और प्रलोभन देके उनको भी पोस्ट देते हैं, तो वो हमारी समझ में नहीं आता कि बीजेपी इतनी लार्जेस्ट पार्टी है, 10 साल से सरकार में है, तो क्यों इतनी जरूरत पड़ी। अगर किसी को उनका जवाब वो रहता है कि नहीं नहीं वो तो वो लोग इच्छा रखते थे कि भाजपा अच्छा काम कर रहा है, मोदी अच्छे काम कर रहे हैं तो जाना है, ओके बुलाओ उनको, पर एटलीस्ट 3 साल 5 साल तक कुछ भी उसको पोस्ट मत दीजिए। और बीजेपी के जो कोर वर्कर्स है या जो कुछ है उनको, तो ये भी एक बहुत बड़ी वो है कि भाई आफ्टर ऑल उनका एक ही मकसद है, वन मैन वन पार्टी वन नेशन। तो वो बिल्कुल गलत हो रहा है। वन इलेक्शन अलग सा मुद्दा है, उसका प्रोज एंड कॉन्स दोनों है। हम मानते हैं कि उसके फायदे भी होंगे, पर जो यही मेंटालिटी रही, अगर नियत ये रही तो उसके फायदे कम होंगे। उसके सामने देखिए करप्शन के साथ जुड़ी हुई बात है कि ट्रांसपेरेंसी का कितना अभाव है। अभी जब मोदी की डिग्री का सवाल आया था तब भी बात हो रही थी कि भाई अगर डिग्री है मोदी के पास तो उसको डिस्क्लोज कर दीजिए यार, अरे छपवा दीजिए हर जगह, उसमें क्यों इतने कोर्ट केसेस करवाते हो, डिफेमेशन केस करवाते हो, कुछ भी करवाते हो। वो चलो छोटा पॉइंट लोग मानते हैं कि भाई वो अगर 12th भी है तो भी पीएम बन सकते हो, तो कोई ना ही नहीं बता रहा है। पर अगर कोई क्लेम करता है राजनेता कि मेरा ये क्वालिफिकेशन है तो उनको पुरवार कर देना चाहिए ट्रांसपेरेंटली। पर उससे अहम बात वो है कि जो ये इलेक्टोरल बॉन्ड का इश्यू आया, ये पीएम केयर फंड का इश्यू था, काफी लोग बता रहे थे कि भाई आप डिस्क्लोज कीजिए, प्लीज डिस्क्लोज कीजिए सोर्स। तो बीजेपी ने ना गवर्नमेंट ने किसी ने उसमें सहयोग दिया। आफ्टर ऑल सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा, हाईएस्ट आप देखिए, और उसके बाद भी एसबीआई ऐसा कर रही है कि हमें 4.5 महीने का वक्त चाहिए, जून एंड तक का, मीनिंग कि ये इलेक्शन पूरा खत्म हो जाए। तो ये सब जो चल रहा है वो लोगों को समझना चाहिए कि ये तो चीज कैसे चले। तो ये जो ट्रांसपेरेंसी नहीं है, इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट में आज तक चीफ जस्टिस थे। चीफ जस्टिस तो कोई भी कंट्री के हैं वो न्यूट्रली माने जाते हैं, तो उसमें सिलेक्शन कमिटी में मेंबरशिप हो मीन्स उनका, तो उसमें किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। बीजेपी ने उनको भी निकाल दिया, चीफ जस्टिस के बदले पीएम, और पीएम नॉमिनेटेड एक मेंबर और ऑपोजिशन का एक मेंबर, तो तीन मेंबर की कमेटी का कोई मतलब ही नहीं हुआ, क्योंकि पीएम के नॉमिनी तो वो तो एक ही हो गए, तो मेजोरिटी ऑलवेज उसकी होगी। और चीफ जस्टिस को निकालने की क्या वजह, वो रीजन तो बताइए। तो ये ट्रांसपेरेंसी लेके, तो एक करप्शन खूब है, दूसरा ट्रांसपेरेंसी नहीं है, तो तीसरा जो
ऑटोक्रेटिक सब चल रहा है कि पार्टी बस एक आगे चले। तो ये 3 अहम मुद्दे हैं। बाकी चौथी बात करें तो ये जो सब गारंटी की बात हो रही है, पहले बोल रहे थे कि ये है, ये है, ये है। अभी एक सिंपल सी बात है, जो गारंटी की बात बार-बार बोल रहे हैं और इतने मीडिया में, रेडियो में आती है, आप उनका सिर्फ वो टोन सुनिए ना, तो वो हो जाता है कि अरे पीएम जैसे आदमी, ग्रेस तो कुछ होना चाहिए ना। ये सब भी इमोशनल बात छोड़ देते हैं। पर अगर वो बोलते हैं कि 10 साल में हमने पॉवर्टी कम कर दी, इंडिया का विकास इतना हो गया, फिर भी 80 करोड़ लोगों को अगर फ्री राशन देना पड़े और वो भी अगले 5 साल तक, तो उसका मतलब क्या हुआ? तो कैसे पॉवर्टी, गरीबी खत्म हुई और कैसे डेवलपमेंट हुआ? 140 करोड़ में से ऐसे अगर 80 करोड़ लोगों को देना पड़े, 60% से ज्यादा को, तो ये जो कॉन्ट्राडिक्टरी सब चीज है वो लोगों को समझना चाहिए कि ये सब क्या हो रहा है। पहले जुमले बोल रहे थे, अभी गारंटी बोल रहे हैं। तो ये जो सो कॉल्ड पॉपुलिस्ट मेजर जो गारंटी के नाम पे चल रहा है, वो ना तो ग्रेसफुल है, ना सही है, ना उसकी कोई अहम वो है। उसके बाद अगर हम देखें थोड़ी इकोनॉमी की बात भी, कि बोलते हैं कि हमारे में जीडीपी बढ़ा, ये हुआ, इकोनॉमी साउंड हो गई। तो बेसिक फंडामेंटल वो है कि जो 30 साल से चल रहा था जीडीपी के डाटा कैसे उसको कंपाइल किया जाए, वो बिल्कुल बदल दिया विदाउट एनी रीजन। आज सीपीआई इन्फ्लेशन के डाटा भी बदल दिया कि कैसे उनका कैलकुलेशन करें। उसके साथ जो डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट है, उसके ऊपर तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। ट्रेड डेफिसिट चलो वेरिएबल हो सकता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के सामने, पर जो फिस्कल डेफिसिट है उसके ऊपर तो कुछ वॉच होना चाहिए। लोगों को इतनी तो समझ होनी चाहिए कि अपना जैसे घर चलाते हैं तो पता चलना है कि भाई महीने 1 लाख का आवक आमदनी है और 80,000 का खर्चा है, वो 1 लाख के सामने 1.5 लाख का खर्चा करे तो नहीं चलेगा। तो वो इकोनॉमी की बात करें, फिस्कल डेफिसिट की बात करें, तो वो भी समझना चाहिए। और ऐसे अगर सवाल मन में उठेंगे, पार्टी के सामने रखेंगे, इलेक्टेड मेंबर्स के सामने रखेंगे, तो लोगों को सही समझ आएगी। जैसे लोग बता रहे हैं, जैसे हम कभी कहीं बात कर, नहीं नहीं साहब, शेयर मार्केट तो कितना अच्छा चल रहा है, शेयर में तो सब कमा रहे हैं। पर शेयर मार्केट, इक्विटी मार्केट इज नॉट द रियल पैरामीटर ऑफ द इकोनॉमी। बेसिकली इट इज ऑल, एवरीबडी नोज नाउ कि इट इज ड्रिवन बाय, एक जात का सट्टा हो गया पंटर से, बाकी लोगों का पैसा आ रहा है, उसमें पॉलिटिशियन भी होंगे, ब्यूरोक्रेट्स भी होंगे। तो ये सब चीजों की बहुत अहम जरूरत है। और जैसे एजुकेशन हेल्थ की बात करें, चलो प्राइमरीली इट इज ए स्टेट सब्जेक्ट एजुकेशन हेल्थ, पर फिर भी जो सेंटर का पूरा कंट्रोल रहता है। तो ये ब्रेन ड्रेन इतना हो रहा है, बच्चे आजकल ग्रेजुएशन के बाद इमीडिएटली बाहर जाते हैं, जॉब के लिए जाते हैं, बहुत बढ़ गया है। तो वो भी एक तरह से इंडिकेटर है कि इंडिया में उनको पढ़ने का, आगे पढ़ने का स्कोप नहीं मिल रहा है, या जॉब का सही स्कोप नहीं मिल रहा है, या अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो ही लोग इतना खर्चा करके, इतनी परेशानी लेके, स्ट्रेस लेके बाहर जा रहे हैं। सिंपल सा डाटा है। और ये सब जो पीएम जय योजना, वो तो हमारा हेल्थ का ही सब्जेक्ट है, पीएम जय जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत। आप कैसी योजना लाते हैं जो परफेक्ट, एब्सोल्युटली बाहर वेस्टर्न कंट्रीज में फेल हो चुकी है, और यहाँ आप सिर्फ के 5 लाख का इंश्योरेंस। तो अगर गवर्नमेंट सेक्टर को स्ट्रेंथन करो, गवर्नमेंट सेक्टर में करो, इंश्योरेंस को बीच में क्यों लाने की जरूरत पड़ रही है? और उसके बाद हेल्थ केयर प्रोवाइडर को भी पैसा नहीं दे रहे हो। करप्शन, इट इज हाईएस्ट सोर्स ऑफ करप्शन। जिनको भी चाहिए उनको पीएमजे कार्ड मिल जाएगा, मेरे को चाहिए तो मेरे को भी मिल जाएगा। और अनइंडिकेटेड होता है, कुछ काम नहीं होता है तो भी उनके बिल बन जाता है। तो ये सब चीजों पे कोई विजिलेंस नहीं है, करप्शन सबको छूट दे दी है, बस लोगों को खुश रखो। तो ये बहुत गलत है। हम कोई भी पार्टी के लिए नहीं बोल रहे हैं, पर इतना तो जरूर है कि जो पार्टी सत्ता में है और जो पार्टी या जो कैंडिडेट को वोट देना है, उसके लिए ये सोचो कि कहाँ हमारा इंप्रूवमेंट हुआ है, कहाँ हमारा खराबी हुई है, डिटीरियोरेशन। मेहता साहब ने कुछ ही शब्दों में बयान कर दिया है, सारा माहौल, समूचा माजरा लोगों के सामने रखा है कि आखिरकार देश में चल क्या रहा है। मेहता साहब कुछ सालों पहले भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़े हुए थे और पार्टी की रणनीति को करीब से देखा भी है उन्होंने, और उसके बाद जो चल रहा है उस पर सवाल उठाए हैं। अब हम वडोदरा के जाने माने वकील शैलेश अमीन के पास चलेंगे, उनसे पूछेंगे कि आखिरकार ये देश की बात हो गई, अब हम थोड़ा गुजरात पर और थोड़ा वडोदरा पर आ जाते हैं।
कि आखिरकार गुजरात और वडोदरा को जब वोट करना है तब किन मुद्दों को ध्यान में रखना है। शैलेश भाई, आप बहुत करीब से देखते हैं वडोदरा का माहौल, गुजरात का माहौल, आप हमेशा आवाज भी उठाते आए हैं। क्या कहना चाहेंगे यहाँ जब हमें वोट करना है, क्या चीजों को ध्यान में रखना है? सबसे पहले बताऊं तो ये पार्लियामेंट का इलेक्शन है हम्म, और पार्लियामेंट के इलेक्शन में जो भी प्रतिनिधि जाएगा वो पार्लियामेंट में उसकी आवाज़ रजू करेगा। यहाँ उनको ग्रांट होती है तो ग्रांट का यूज़ कर सकते हैं कि यहाँ भाई रोड बनाना है, यहाँ ड्रेनेज बनाना है या कुछ भी करना है, उसके ग्रांट का यूज़ वो इवन ट्रस्ट को भी पैसे दे सकता है और ग्रांट का यूज़ कर सकता है। तो जब देश के प्रतिनिधि को चुनना है तो लोगों को देश के प्रति देखना चाहिए था ये लोकशाही जिंदा रखेंगे कि नहीं रखेंगे। सबसे पहले डॉक्टर साहब ने बताया, वैसा ही मैं बोल रहा हूँ कि लोकशाही को जिंदा रखना है, वो सबसे बड़ी बात है। कोई आदमी अपना जो बंधारणीय जो हक दिया हुआ है आर्टिकल 21 में, जो भी राइट टू स्पीक और वो सब, तो कोई बोल सकेगा कि नहीं? अगर पुलिस ने पकड़ लिया, किसके सामने बोलूंगा, इसके सामने बोलूंगा तो बोल लेगा। ये लोकशाही अपनी जो बरकरार रखनी है वो सबसे पहले लोगों को देखना है कि हमको जीना है तो सबसे पहले लोकशाही रहेगी कि नहीं। तो वो वोट डालने से पहले वो सबसे पहले सोचे। दूसरी बात है कि एजुकेशन, जो इस देश में हमारे गुजरात में भी ऐसा सब पैसे वाले नहीं है, गरीब लोगों को अपने बच्चों को आगे ले जाना है तो उनको एजुकेशन अपने बच्चों का चाहिए। तो अभी सब प्राइवेट हो गया, सभी स्कूलों में देखो ये फीस का धोरण देखो 50,000 साल का हो गया, तो कैसे पढ़ेंगे बच्चे? तो एजुकेशन जो कॉन्स्टिट्यूशन में बोला लिखा हुआ है कि एजुकेशन 6 से 14 साल तक का बच्चे का एजुकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की है। तो ये सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी सही तरह से चलती है कि नहीं चलती है? सरकारी स्कूल जो बनी हुई है वो बिल्कुल बच्चे अभी भाग रहे हैं, उनके अंदर संख्या स्टूडेंट्स की कम होती जा रही है। क्यों? क्योंकि ये लोग सही ढंग से पढ़ाते नहीं है, सही ढंग से उनको सिखाते नहीं है और दूसरा काम कराते हैं। तो एजुकेशन में फेल हो गए तो आपको देखना है कि एजुकेशन कौन सरकार अच्छा दे सकती है। आपको मतदार को कोई प्रलोभन दे, खाना दे, पीना दे, खा जाओ पी जाओ, क्योंकि ये अपने अंतरात्मा की बात है, वो बटन दबाने में है, कोई देखने आने वाला नहीं है। तो आप बटन दबाते समय ये देख लो कि ये एजुकेशन वाली बात क्या है। दूसरी बात रोजगारी है। आज कोई आदमी 10-15 हज़ार में नौकरी करेगा तो उसका घर कैसे चलेगा, उसके बच्चे को क्या पढ़ाएगा, अपने माँ बाप को क्या दवा दारू देगा, क्या उनके घर के लोगों के पालन पोषण कैसे करेगा? तो वो शक्य नहीं है। तो वो रोजगारी मिलती नहीं है। सबसे पहली बात 15,000 की भी रोजगारी मिलती नहीं है। तो रोजगारी इन लोगों ने कैसे बढ़ाई? जैसे हम देखें कि मनरेगा जो रोजगारी की स्कीम है विश्व में सबसे बड़ी बनी हुई है, तो मनरेगा को भी अभी ये लोग कम कर रहे हैं। रोजगारी के लिए पशुपालन गांव में होना चाहिए, तो पशुपालन को भी ये लोग मार रहे हैं। खेती को बिल्कुल साफ ही कर रहे हैं, एमएसपी देते नहीं है, खेडूत लोग लॉस में आ रहे हैं, खेती बेचने निकल पड़े। जीआईडीसी नई कोई बनी नहीं है गुजरात बड़ौदा में, देखो आप तो जीआईडीसी ये सावली वाघोड़िया सब पिछली सरकारों ने बनाई हुई थी 25 साल पहले, वही है। लोगों को गांव में पूछोगे कि कहाँ जाता है लड़का नौकरी करने, तो जीआईडीसी में जाता है ऐसा बोलेगा। तो अभी तो जीआईडीसी तो जो है वही है, तो वो सैचुरेशन में आ गई। अभी नई जीआईडीसी की जरूरत है, लघु उद्योग की जरूरत है, एनसीलरीज की जरूरत है। तो वो सब बिल्ट होगा तभी लोगों को रोजगारी मिलेगी। तो रोजगारी सबसे बड़ी समस्या है और युवा को रोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। हायर एजुकेशन में फीस बहुत बढ़ गई है, प्राइवेट कॉलेज हो गई, सेल्फ फाइनेंस हो गया। तो कोई इंटेलिजेंट भी अगर है लेकिन हायर एजुकेशन में जा नहीं सकेगा, क्योंकि उनको घर भी चलाना है, रोजगारी उनके घर में इतनी नहीं है, तो वो एजुकेशन छोड़ देगा। अगर कोई पैसा देके भी कैसे भी पढ़ लिया और बहुत ही अच्छा पढ़ लिया तो इसको उसके हिसाब से जो सैलरी मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है, तो ब्रेन ड्रेन हो जाता है। जैसे डॉक्टर साहब ने नौकरी नहीं मिलेगी, वो ब्रेन ड्रेन हो जाता है। अभी देखो कितने लोगों ने भारत का नागरिक छोड़ा, क्योंकि न्यूजीलैंड में सेटल हो गए, ऑस्ट्रेलिया में सेटल हो गए, कनाडा में सेटल हो गए। तो ये ब्रेन ड्रेन हो रहा है, वो इनके लिए ये कोई देखते नहीं है। तो लोगों को मत देने से पहले ये भी सोचना चाहिए कि ये क्या हो रहा है। दूसरी बात आरोग्य है। आरोग्य जैसे विदेशों में है आरोग्य, सरकारी हॉस्पिटल में ही सब जाता है। यहाँ आप सरकारी हॉस्पिटल में जाके देखो क्या हालत है। बड़ौदा को अगर एम्स मिलना था, नहीं मिला। बड़ौदा के पास सयाजीराव गायकवाड़ का बना हुआ हॉस्पिटल है और बहुत बड़ी जमीन भी अलॉट की हुई है। वो जो अपने सभा होती है वो कौन सा ग्राउंड, लेप्रोसी ग्राउंड, कितना बड़ा ग्राउंड है, वहाँ सुपर स्पेशलिटी बन सकता है। बड़ौदा के ऑर्गन डोनर को ग्रीन कॉरिडोर करके अहमदाबाद जाना पड़ता है, बड़ौदा में क्यों नहीं खड़ा हो सकता है?
तो आरोग्य के लिए भी ये लोग कुछ करते नहीं, अपने खर्चे सब अपने ही एडवर्टाइज में, बोर्डों में, जाहिरातों को लगा के वो खर्चे कर देते हैं। और यहाँ की बात आती है तो बोले पैसे नहीं है। अभी आपने दूध दही सब में जो बेसिक रिक्वायरमेंट आदमी की है, तो दूध दही है, जो भी पैकिंग में अनाज है, सब में आपने जीएसटी डाल दिया। तो लोगों को अभी, पहले बोले जाते थे कि भाई रोटी कपड़ा और मकान चाहिए, अभी रोटी कपड़ा और मकान तो थर्ड वर्ल्ड में चाहिए, ये डेवलपिंग कंट्री हो गया। तो इसको ट्रांसपोर्टेशन भी चाहिए, नौकरी पे जाने का आने के लिए ट्रांसपोर्टेशन भी सस्ता चाहिए, तो पेट्रोल सस्ता नहीं रहा, तो वो सब अभी चला गया है। तो लोगों को ये देखना चाहिए कि मेरी जिंदगी बेहतर कैसे बन सकती है, मैं क्या करने से, क्योंकि मेजोरिटी मिडिल इनकम ग्रुप के लोग हैं। अभी मिडिल इनकम के लोग पुअर में जाते हैं क्योंकि उनका खर्चा इतना बढ़ता है, कर्जा बढ़ जाता है, बच्चों को पढ़ाने का या मेडिकल का, कुछ भी ले लो, तो ये सब पुअर में जाते हैं। वो कैपिटलिस्ट पॉलिसी लग गई है, पैसे वाला ही होता जा रहा है और मध्यम वर्ग का गरीब बनता जा रहा है। तो लोगों को ये सोचना चाहिए कि मैं कौन से वर्ग में हूं और मुझे कहाँ जाना है, मुझे क्या चाहिए। चाहे दूसरे प्रलोभन को आप ध्यान में दो, लेकिन जब बटन दबाने जाओ तो अपने अंतरात्मा से पूछो कि मुझे क्या चाहिए, क्या पाना है, और मैं क्यों ये बता रहा हूं, मैं ये देश की सुकान किसको दे रहा हूं, वो क्या करने वाले लोग हैं, उन्होंने 10 साल पहले क्या गारंटी दिया था और वो गारंटी में से कितना वो पूरा किया। तो वो गारंटी जो अभी भी दे रहे हैं वो गारंटी नहीं चलने वाली, क्योंकि 10 साल वाली गारंटी आज पूरी नहीं हुई है, तो आज वाली गारंटी भी नहीं पूरी होने वाली है। तो लोगों को ये भी सोचना चाहिए कि गारंटी दे रहे हैं वो सिर्फ दिखावा है। तो लोगों को अपने इनर वॉइस सुनना चाहिए और बटन दबाना चाहिए। बटन दबाते वक्त बहुत सारी बातें ध्यान में रखनी है, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर मनन, चिंतन और आत्मा कहीं ना कहीं आपको रियलाइजेशन होना चाहिए कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। आप जब अपने आप से सवाल पूछेंगे तो आपको बहुत सारे जवाब उसके मिलेंगे और उसके जवाब हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार क्या होना चाहिए। यहाँ एक बहुत बड़ी, आप दोनों की बातें मैंने सुन ली, शायद मुझे सही लगी गलत लगी अलग बात है, लेकिन देश के मतदाता के सामने विकल्प नहीं है। क्या आप दोनों इससे सहमत है? अगर मैं चाहूं कि चलो रूलिंग पार्टी को मुझे वोट नहीं करना है क्योंकि रूलिंग पार्टी ने शायद 10 साल में अच्छा नहीं किया, तो मैं वोट किसको करूं? मेहता साहब जवाब दीजिए। ये जो विकल्प की बात है ना, वो तो हमारी समझ के बाहर है। विकल्प नहीं होता है, वैसा कभी हो ही नहीं सकता है। एक बात, विकल्प को दबाया जाता है, तो विकल्प को कभी खड़ा करना ही नहीं देना चाहते, तो विकल्प कभी खड़ा नहीं होगा। तो जो बोलते थे ना टीना फैक्टर, देयर इज नो ऑल्टरनेट, तो वो एब्सोल्युटली गलत है। और विकल्प तो लोगों को ढूंढना पड़ेगा। विकल्प आएगा, थोड़ा कमजोर विकल्प भी आएगा, तो जो लोग हैं उनके ऊपर कुछ प्रेशर बढ़ेगा। अगर हम सिर्फ ऐसा सोच के चले कि विकल्प है ही नहीं तो क्या करें, तो वो बात हो गई कि फिर नोटा को वोट डाल दो। अगर आप एक पार्टी से या एक कैंडिडेट से नहीं है तो नोटा का ऑप्शन है ही। तो अगर नोटा का ऑप्शन भी परसेंटेज बढ़ा तो भी लोगों मीन्स राजनेताओं में वो समझ आएगी कि क्यों इतना नोटा का चला। मैं एक छोटी सी बात करूं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ऑल इंडिया लेवल पे कभी कभी ऐसा होता है, मान लो कोई भी, तो लोग 25% से ज्यादा नोटा को वोट देते हैं। तो नोटा को वोट देते हैं, मिलते हैं, तो कैंडिडेट को पता चलता है कि भाई यस, हम ऑल एक्सेप्टेड नहीं है, ऑल वेलकम टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। पर नोटा को वोट देना या ना देना, पर विकल्प की बात तो बिल्कुल गलत है। वो एक इल्यूजन खड़ा किया हुआ है। और विकल्प की बात कभी भी सोचेंगे तो उसका मतलब वो हुआ कि आप मजबूरन कुछ न कुछ कर रहे हैं। विकल्प की बात तो किसी को सोचना ही नहीं चाहिए। और जो बात कही शैलेश भाई ने और हमारा भी डिस्कशन हुआ कि गरीबी तो कम हो रही है, नहीं हो रही है, वो तो गलत आंकड़े, रोजी पिक्चर दिखा रहे हैं लोग। पर इतना तो जरूर आया है सभी आंकड़ों में कि स्ट्रेस बहुत बड़ा है लोगों में। जो पहले जो हैप्पीनेस इंडेक्स थी या ईज ऑफ लिविंग थी, ईज ऑफ बिजनेस की बात आप छोड़ो, ईज ऑफ बिजनेस तो सिर्फ कॉर्पोरेट के लिए है, ईज ऑफ लिविंग कॉमन मैन के लिए। तो वो ईज ऑफ लिविंग सबसे पहले होना चाहिए, स्ट्रेस फ्री लाइफ होनी चाहिए, सिविक सर्विसेज से लेके ऊपर तक की सही वो दिशा होनी चाहिए। तो लोकसभा का इलेक्शन है, इसलिए सिर्फ एक नेता को या एक पार्टी को ध्यान में रखे, वो बात गलत इसलिए होती है क्योंकि ऊपर इतनी अगर आप स्ट्रेंथ दे दोगे, पावर दे दोगे, तो वो नीचे वही परकोलेट होगा।
तो वो गलत है। तो ऑल्टरनेट का मगज में से निकाल देना चाहिए। विकल्प तो आप ढूंढेंगे तो मिल जाएंगे। विकल्प के बारे में आपका क्या सोचना है शैलेश भाई? लोगों को विकल्प दिख नहीं रहा है, या तो ये लोगों ने विकल्प है नहीं ऐसा अपने Blind माध्यमों spot। से ऐसा बता दिया है। Blind विकल्प की बात करें तो अब 2014 के पहले अगले वाली सरकार, उसने राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दिया, उसका लाभ आज ले रहे हो। उसने राइट टू फूड दिया, जिसका सस्ते में अनाज ले रहे हो। जिसने राइट ऑफ लाइवलीहुड दिया, जिसमें ये लारी गल्ले वालों को राइट दिया कि भाई आपको व्यवसाय करने का आपका राइट है, धंधा करने का, कमाने का, नहीं तो ये नहीं करेंगे तो चोरी चक्का का, ये सब दिया है। इतना बड़ा मनरेगा जैसी योजना दी है जिसमें इतने सारे लोगों को रोजगारी मिली है। कोई टैक्स वैक्स खाने पीने पे था नहीं इतना। तो ये सब विकल्प उनको देखना चाहिए कि पिछली सरकार ने क्या किया था और ये सरकार क्या कर रही है, कंपैरिजन वो करना चाहिए और पिछली सरकार पे भरोसा रख के उनको वोट कर सकते हैं। अगर सोचना है कि मुझे विकल्प चाहिए, तो विकल्प मैं ये देख रहा हूँ। मतलब आप क्या कहते हैं, कांग्रेस पार्टी को अगर हम वोट करें? कांग्रेस है या यूपीए है, अलायंस है। कांग्रेस सिर्फ अकेली नहीं है, अभी तो अलायंस है, तो अलायंस भी है। तो उन्हें वोट करेंगे तो क्या भारत में सब कुछ जो गड़बड़ चल रहा है सही हो जाएगा? सही नहीं होगा। सबसे पहले तो डेमोक्रेसी बच जाएगी, वो तो मैं श्योर बोल सकता हूँ कि डेमोक्रेसी बच जाएगी। इतना करप्शन आप देखो कि कांग्रेस ने इतने साल शासन किया, आज भी उनका कार्यालय 200-300 फुट के फ्लैट में चल रहा है। ये लोगों ने शासन किया, आज बहुत बड़ी करोड़ों की जमीन ले लिए, सभी हिंदुस्तान में बड़े बड़े कमलम बन गए। कैसे बन गए? तो ये कॉन्ट्रैक्टरों को पैसे देते हैं, इलेक्ट्रल बॉन्ड सामने लेते हैं, ये सब अभी पूरा हो रहा है। तो करप्शन को लीगलाइज किया ये लोग ने, इलेक्ट्रल बॉन्ड डाल के लीगलाइज किया करप्शन को, और करप्शन का बढ़ावा करके खुद का फायदा देगा, लोगों का फायदा नहीं देगा। चुनावी चंदे का मामला पूरे देश में चल रहा है और कौन कौन सी पार्टी ने कितना चंदा लिया वो अब देश के सामने खुलकर आ गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के इंटरफियर के बाद देश के सामने प्रेजेंट करना पड़ा है। इसका चुनाव पर कितना असर पड़ेगा उस पर भी एक पूरी डिबेट होगी। लेकिन अब थोड़ा एंड नोट पर आगे बढ़ती हूँ। अगर एक छोटा सा मैसेज मैं आपसे देना चाहूँ कि चुनाव आ रहा है और क्या कह सकते हैं हम देश के मतदाताओं? पूरी तरह से सोच समझ के, ये जो 2-3-4 पॉइंट वाले के विकल्प ही नहीं है तो क्या करें, विकल्प नहीं है, मान लो भी विकल्प नहीं है तो नोटा का विकल्प है, और विकल्प जरूर है, वो मगज में से निकाल दीजिए। लोगों को वोटिंग के सिवा भी अपने कैंडिडेट से, अपने पार्टी लीडर से या राजनेताओं से, सभी को, अधिकारियों से सवाल पूछने की आदत डालिए कि ये क्यों नहीं हो रहा है, ये ऐसा गलत क्यों हुआ है, या ये सही क्यों नहीं हो रहा है। तो ये सब चीज़ बहुत ज़रूरी है। प्राइवेटाइजेशन या सिर्फ रोजी पिक्चर से नहीं, जैसे बात हुई कि मेडिकल एजुकेशन 1995 के बाद, 1995 के बाद एक भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज गुजरात में चालू नहीं हुई है। जो कुछ भी हुई है वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हुए। तो प्राइवेट एजुकेशन वो विकास नहीं है। तो ये सब चीज करके के मत के साथ साथ सवाल पूछिए, अपने आप को पूछिए, नेताओं से पूछिए, मीडिया में रखे कि भाई हमारी ये समस्या है। जी बिल्कुल। शैलेश भाई क्या जोड़ना चाहेंगे? मतदार को मैं ऐसा बताऊंगा कि आप अपने अंतरात्मा की आवाज सुनिए, आप अपना फैमिली देखिए, आपका महीने का जितना खर्च होता है, साल का जितना खर्च होता है, वो सुबह में पढ़िए, और पढ़ने के बाद पिछले सरकार से या पिछले गवर्नमेंट से या किसी भी कंपेयर करके आप वोट करने जाए, और अंतरात्मा की आवाज से करिए। बाकी कोई एक्टिंग से, किसी के अच्छे बोलने से आपका बलिवार होने वाला नहीं है। तो आप सिर्फ अपना खुद का सोचें और अंतरात्मा से वोट करें। चलिए, इस एपिसोड में मैं 2 बातें पकड़ रही हूँ। मेहता साहब ने कही हमसे कि सवाल पूछिए, बहुत जरूरी है। आप वोट किसी को भी करें, आपको जो अच्छा लगता है, आप जिसे परखते हैं, आप जिसे पसंद करते हैं, वोट करें, लेकिन सवाल जरूर पूछे। आप जब तक सवाल नहीं पूछेंगे, सामने वाले पर उसका प्रेशर नहीं बनने वाला है। सवाल जरूर पूछे। और जैसे शैलेश भाई ने कहा, अंतरात्मा की आवाज को पहचानिए। आप तराजू लेकर तोलिए हर चीज को कि कौन सा पलड़ा भारी हो रहा है, और अब जो वक्त आ रहा है वो आपका वक्त आ रहा है। और आपके वक्त को अगर आप नहीं पहचानेंगे इन 1-2 महीने में, तो 5 साल तक फिर शिकायत करने का हक आपके पास नहीं रहेगा। वोटिंग का पर्व आ रहा है और इस पर्व में हम सबको हिस्सा लेना है, बढ़ चढ़ कर लेना है, लेकिन सोच समझ कर भी लेना है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सब मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वैसे आपको हमेशा जुड़ना है, क्योंकि ये सारी बातें हम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए कर रहे हैं। आपका देश है, आपकी सरकार है, आपको वोट करना है, और आपकी जो ताकत है वो आपका वोट है।
1.5-2 महीने यही मुहिम वीएनएम पर जारी रहेगी और इसलिए वीएनएम को देखते रहना है, जुड़े रहना है। यूट्यूब चैनल है वीएनएम का, अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं हुआ जरूर कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि वीएनएम का हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फेसबुक पर देख रहे शेयर जरूर कीजिए और साथ ही आप सारे रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को ये सारी बातें डिस्कस कीजिए, डे टू डे डिस्कस कीजिए, तभी जो रिवॉल्यूशन है शायद आ सकेगा। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर आप हमें देख रहे हैं, डेली वन, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।